नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एसएसटी और एसएसटी के अंतर्गत आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 को पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1, सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता की साझेदारी होती क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सत्ता की साझेदारी का मतलब होता है कि सत्ता जो है किसी एक वर्ग के हाथों में नहीं होना चाहिए। इसका बंटवारा प्रत्येक वर्ग के लोगों के बीच होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि सत्ता जो है किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होना चाहिए, बल्कि सत्ता का बंटवारा या सत्ता की साझेदारी प्रत्येक वर्ग के लोगों के हाथों में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर सत्ता जो है किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगा तो ये क्या हो जाएगा, इससे जो है वो व्यक्ति तानाशाह हो जाएगा, लोगों के प्रति जो है उसका रवैया जो है तानाशाही हो जाएगा, ठीक है, और समाज में टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए सत्ता का बंटवारा करना या सत्ता की साझेदारी करना अति आवश्यक है, ठीक है, ताकि सभी वर्गों के हितों की रक्षा हो सके। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, शासन की शक्ति और निर्णय लेने के अधिकारों को किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथों में केंद्रित न करके समाज के विभिन्न वर्गों, समुदायों और शासन के विभिन्न अंगों के बीच बांटना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो शासन की शक्ति और निर्णय लेने का जो अधिकार है वो किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथ में केंद्रित नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों, समुदायों और शासन के विभिन्न अंगों के बीच जो है इस सत्ता का बंटवारा करना चाहिए, जिससे जो है समाज में जो है लोकतंत्र की रक्षा हो सके, समाज में टकराव की स्थिति को कम किया जा सके, समाज के विभिन्न वर्गों के हितों की रक्षा हो सके, जिससे जो है शांति बनी रहे समाज में। ठीक है, तो यही है हमारा पहला कि सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है। आप लोग समझ गए। एक बार मैं फिर पढ़ देता हूं। तो देखिए, सत्ता की साझेदारी का अर्थ क्या है कि शासन की शक्ति और निर्णय लेने के अधिकारों को किसी एक व्यक्ति या समूह के हाथों में केंद्रित न करके समाज के विभिन्न वर्गों, समुदायों और शासन के विभिन्न अंगों के बीच बांटना ही सत्ता की साझेदारी कहलाता है। ठीक है, तो आप समझ गए सत्ता की साझेदारी क्या है। और नहीं समझे तो एक बार फिर से मैं की पॉइंट के माध्यम से आपको समझा देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ सके। तो देखिए, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, जरूरी है, तो इसके पीछे क्या कारण है? तो यह जो है लोकतंत्र की नींव है। ठीक है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? क्योंकि यह लोकतंत्र की नींव है, यह तानाशाही को रोकता है, यह समाज में टकराव को कम करता है, सभी वर्गों के हितों की रक्षा करती है, यह शांति बनाए रखने में मदद करती है। ठीक है, इसी के लिए सत्ता का जो है साझेदारी या सत्ता को बांटना अति आवश्यक है। अगर हम बांटेंगे नहीं तो लोकतंत्र में खतरा हो जाएगा, तानाशाही रवैया हो जाएगा, समाज में टकराव की स्थिति हो जाएगी, सभी वर्गों की हितों की रक्षा नहीं होगी। ठीक है, यह यहाँ पर जो है शांति जो है वो कायम नहीं रहेगा, बल्कि सारे लोग आपस में टकराने लगेंगे और अशांति का माहौल पैदा हो जाएगा। इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। ठीक है, अब देखिए, हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत दो देश के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। पहला है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। इन दोनों जो देश है, इन दोनों देशों में अपने अपने आंतरिक मामलों में जो है काफी जो है सत्ता को लेकर के या सत्ता की साझेदारी को लेकर के आपस में एक टकराव होता है। ठीक है, जैसे ये बेल्जियम है और श्रीलंका है। बेल्जियम के अंदर भी जो है सत्ता की साझेदारी को लेकर के जो है तनाव का माहौल रहता है, और श्रीलंका में भी जो है सत्ता की साझेदारी को लेकर के जो है तनाव का माहौल रहता है।
तो कारण क्या है? क्योंकि देखिए इन दोनों देशों में, बेल्जियम में भी भाषाई तनाव है, यानी कि विभिन्न भाषा के लोग जो है, समुदाय के लोग बेल्जियम में निवास करते हैं। ठीक है, उसको लेकर के जो है मतलब भाषाई आधार पर लड़ाई होता है, और श्रीलंका में भी भाषाई आधार पर लड़ाई होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके। देखिए बेल्जियम, बेल्जियम कहाँ है? तो यूरोप महाद्वीप का एक देश है बेल्जियम। ठीक है, यहाँ विभिन्न भाषाई समुदाय के मध्य विवाद है। ठीक है, बेल्जियम क्या कहाँ पर स्थित है? तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप का एक देश है कौन? बेल्जियम। यहाँ विभिन्न भाषाई समुदाय के मध्य विवाद है। ठीक है, अब कौन कौन सा भाषाई समुदाय यहाँ पर निवास करता है जिसके बीच विवाद है? तो यहाँ पर पहला नंबर पे डच रहता है, दूसरा में फ्रेंच रहता है, तीसरा जर्मन लोग रहते हैं, जो जर्मनी के लोग हैं वो लोग रहते हैं। तो डच कौन है? नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को हम लोग डच कहते हैं। फ्रेंच यानी फ्रांसीसी, जो लोग फ्रांसीसी लोग फ्रेंच बोलते हैं। जर्मन, जर्मनी के लोग। तो डच, फ्रांसीसी और जर्मन यहाँ पर भाषाई समुदाय के, यानी कि भाषाई वर्ग के लोग हैं। विभिन्न, इनका भाषा अलग है, इनका भाषा अलग है, इनका भाषा अलग है। ठीक है, डच का भाषा अलग है, फ्रेंच का भाषा अलग है, जर्मन का भाषा अलग है। तो ये भाषाई समुदाय के लोग हैं। अब देखिए डच और फ्रेंच, इन दोनों के बीच जो है इन दोनों के मध्य जो है भाषाई विवाद होता है। ठीक है, तो विवाद किसके किसके बीच होता है बेल्जियम में? डच और फ्रेंच के बीच। ठीक है, लेकिन जर्मन के बीच नहीं होता क्योंकि इसकी संख्या जो है, जनसंख्या काफी कम है। तो यहाँ तक क्लियर है। बेल्जियम कहाँ पर स्थित है? तो यूरोप महाद्वीप का एक देश है बेल्जियम। ठीक है, यहाँ विभिन्न भाषाई समुदाय के मध्य जो है विवाद था। कौन सा भाषाई समुदाय के लोग रहा करते थे? तो डच, फ्रेंच, जर्मन। डच और फ्रेंच के मध्य जो है विवाद था। ठीक है, जिसको लेकर के क्यों विवाद था? तो सत्ता के साझेदारी को लेकर के। उसके बाद देखिए श्रीलंका। आपको पता है कि श्रीलंका कहाँ है? तो देखिए श्रीलंका कहाँ है? तो श्रीलंका एशिया महाद्वीप में है। भारत भी एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, तो श्रीलंका कहाँ है? एशिया महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, यहाँ भी विभिन्न भाषाई समुदाय के मध्य विवाद था। कौन कौन सा भाषाई समुदाय के लोग रहा करते थे? तो सिन्हली भाषाई लोग रहा करते थे, तमिल रहा करते थे। तो सिन्हली और तमिल के मध्य जो है विवाद था भाषा को लेकर के। ठीक है, भाषा को लेकर के विवाद था, और ये लोग सत्ता की साझेदारी को लेकर के जो है आपस में लड़ा करते थे, और विवाद उत्पन्न हुआ था क्या कि सत्ता के साझेदारी में किसकी भागीदारी अधिक रहेगी, इसको लेकर के जो है ये लोगों के मध्य सिन्हली और तमिल के बीच लड़ाई था। कुल मिलाकर बोला जाए तो भाषाई आधार पर लड़ाई था। ठीक है, उसके बाद देखिए बेल्जियम के जो सरकार है उन्होंने जो है समझदारी से काम लिया, और बेल्जियम में जो है तनाव कम हो गया। परंतु श्रीलंका में क्या हुआ कि यहाँ की सरकार ने साझेदारी से काम नहीं लिया, बल्कि विवाद और बढ़ा। और आज भी वर्तमान में जो है श्रीलंका और तमिल, जो लोग तमिल हमारे देश में, भारत में तमिलनाडु राज्य में तमिल बोले जाते हैं, तो सिन्हली और तमिल लेकर के आज भी श्रीलंका में कुछ भाषाई विवाद है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए कि भाषा, बेल्जियम और श्रीलंका इन दोनों में जो है क्या समानता थी। बेल्जियम देश जो यूरोप महादेश का एक देश है, और श्रीलंका जो कि एशिया महादेश का एक देश है। ठीक है, तो बेल्जियम कहाँ है? यूरोप महादेश में, और श्रीलंका कहाँ है? एशिया महादेश। परंतु ये जो बेल्जियम देश है और श्रीलंका देश है, इन दोनों में क्या समानता थी? तो एक ही चीज समानता है, वो है भाषाई विवाद। ठीक है, दोनों देशों में जो है भाषाई विवाद को लेकर के ही विवाद था। इसकी सत्ता की साझेदारी को लेकर के जो है लड़ाई जो हो रहा था, जो विवाद हो रहा था, उसका मुख्य कारण क्या था? तो भाषाई विवाद। भाषा को लेकर के ही यहाँ पर लड़ाई हो रहा था। ठीक है, तो बेल्जियम और श्रीलंका के मध्य जो है क्या क्या चीज, इन दोनों देशों के मध्य क्या समानता थी? तो भाषाई विवाद था। विभिन्न भाषाई समुदाय के मध्य सत्ता की साझेदारी को लेकर के जो विवाद था। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए
बेल्जियम का स्वरूप, बेल्जियम का स्वरूप क्या है? तो बेल्जियम के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि यूरोप महाद्वीप द्वीप का एक छोटा सा देश है बेल्जियम। ठीक है, इसकी आबादी कितनी है? तो 1 करोड़ से थोड़ी सी अधिक है। अब देखिए बेल्जियम के जो है कई सारे पड़ोसी देश हैं। ठीक है, कई सारे पड़ोसी देश है, या बेल्जियम जो है कितने देशों के साथ जो है अपनी सीमा को साझा करता है, उसके बारे में लिखना है। तो प्रश्न, कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है कि बेल्जियम जो है किसके किसके साथ जो है अपनी सीमाएं साझा करता है, या बेल्जियम के पड़ोसी देश कौन कौन है। ठीक है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पड़ोसी देश में कौन कौन आएगा बेल्जियम के? तो नीदरलैंड आएगा, फ्रांस आएगा, जर्मनी आएगा, उसके बाद लग्जमबर्ग आएगा। ठीक है, ठीक है। तो पहला नंबर में आएगा पड़ोसी देश कौन है बेल्जियम का? तो नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग। ठीक है, ये जो ये जो चारों देश है, ये जो है बेल्जियम के साथ अपनी सीमा साझा करता है, या बेल्जियम जो है इन चारों देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि बेल्जियम के पड़ोसी देश ये है नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बेल्जियम के पड़ोसी देश कौन कौन है? नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए बेल्जियम की जातीय बनावट। तो देखिए बेल्जियम में कुछ जातीय बनावट थी। कहने का मतलब है कि बेल्जियम में जो है भाषाई आधार पर जो है कई सारे विवाद थे। उस विवादों को लेकर के उनका एक क्षेत्र बनाया गया था। उसके बारे में हम लोग देखे। देखिए बेल्जियम की जातीय बनावट, तो देखिए बेल्जियम में फ्लेमिश क्षेत्र था। ठीक है, एक वैलोन क्षेत्र था। तो ये जो फ्लेमिश जो क्षेत्र है, ये बेल्जियम की ऊपर का हिस्सा था। ठीक है, बेल्जियम जो देश है, बेल्जियम में एक फ्लेमिश बोल करके एक क्षेत्र है जो बेल्जियम के ऊपर ऊपरी भाग में स्थित था। उसके बाद वैलोन क्षेत्र है, वो जो है फ्लेमिंग के नीचे वाले क्षेत्र पर स्थित था। तो कहने का मतलब कि बेल्जियम के ऊपरी हिस्से में फ्लेमिश क्षेत्र स्थित है, और बेल्जियम के निचले हिस्से पे वैलोन क्षेत्र स्थित है। और फ्लेमिश और वैलोन क्षेत्र के मध्य में जो है ब्रुसेल्स स्थित था। ब्रुसेल्स कौन है? तो बेल्जियम का राजधानी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसको। देखिए बेल्जियम की जातीय बनावट, तो फ्लेमिश क्षेत्र में 59% डच भाषी समुदाय के लोग रहा करते थे। ठीक है, तो उसके बाद है देखिए वैलोन क्षेत्र में 40% फ्रेंच भाषी समुदाय के लोग रहते थे। ठीक है, 1% जर्मन भाषी समुदाय के लोग रहते थे। तो कहने का मतलब कि आपस में जो लड़ाई था वो डच और फ्रेंच के बीच ही था। ठीक है, डच और फ्रेंच के बीच में ही जो है लड़ाई था, क्योंकि जर्मन जो लोग थे, जर्मन वाले, वो उसका प्रतिशत काफी कम था, 1%, इसलिए ये लड़ाई से दूर थे। ठीक है, इनके बीच विवाद नहीं था। विवाद का मुख्य जो बिंदु है वो डच और फ्रेंच है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो देखिए फ्लेमिश क्षेत्र में 59% डच भाषाई समुदाय के लोग रहा करते थे, और वेलोन क्षेत्र में 40% फ्रेंच भाषाई समुदाय के लोग रहा करते थे। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो बेल्जियम में सबसे ज्यादा भाषा जो है वो डच भाषा ही बोला जाता था। ये लोग डच लोग ही जो है बहुसंख्यक थे बेल्जियम में। ठीक है, और फ्रेंच लोग जो है अल्पसंख्यक थे, याद रखिएगा। बेल्जियम में सबसे ज्यादा डच समुदाय के लोग रहा करते थे, डच भाषा बोली जाती थी, यानी कि डच जो है वो बहुसंख्यक थे बेल्जियम में, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको आगे समझा दूंगा, टेंशन ना ले। उसके बाद देखिए बेल्जियम की राजधानी, अभी मैंने बताया कि बेल्जियम की राजधानी कौन है? तो ब्रुसेल्स है। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी कौन है? तो ब्रुसेल्स है, याद रखिएगा, ब्रुसेल्स। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ठीक है, अब देखिए ब्रुसेल्स में कुछ उल्टा था।
ब्रुसेल्स में क्या था कि 80% फ्रेंच भाषी समुदाय के लोग रहा करते थे और 20% डच भाषी समुदाय रहा करते थे। ये केवल राजधानी की बात हो रही है, ठीक है, ठीक है। लेकिन आपसे अगर पूछे कि देखिए, यदि पूछा कि आपसे अगर पूछे कि ब्रुसेल्स में किसकी जनसंख्या ज्यादा है, तो फ्रेंच लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है। डच लोगों की जनसंख्या कम है ब्रुसेल्स में, राजधानी में। अगर आपसे पूछे कि बेल्जियम में किसकी जनसंख्या ज्यादा है, तो डच लोगों की। पूरे बेल्जियम देश में किसकी जनसंख्या अधिक है, तो डच समुदाय की। और सबसे कम कौन है, तो फ्रेंच समुदाय की। लेकिन इसका उल्टा था, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में 80% जनसंख्या फ्रेंच भाषी समुदाय की थी, 20% डच भाषी समुदाय की थी। तो ब्रुसेल्स में किसकी जनसंख्या अधिक है, तो फ्रेंच लोगों की। और अल्पसंख्यक कौन है, डच लोग। लेकिन पूरे बेल्जियम में देखा जाए तो डच लोग जो है बहुसंख्यक है और फ्रेंच लोग अल्पसंख्यक है। बात समझ में आया? तो देखिए नोट करके मैंने लिख दिया है कि बेल्जियम देश में डच भाषी लोग बहुसंख्यक थे और बेल्जियम में फ्रेंच भाषी लोग अल्पसंख्यक थे। यहां तक क्लियर है? केवल राजधानी में जो है उल्टा हो जाएगा, फ्रेंच लोग ज्यादा होगा, डच लोग कम। उसके बाद देखिए बेल्जियम में तनाव। बेल्जियम में तनाव किसके बीच था, तो हम लोग अभी पढ़ करके आए हैं कि डच और फ्रांस के बीच में तनाव था, ठीक है। बेल्जियम में संख्या किसका अधिक है, तो डच लोगों का। और सबसे कम कौन है, तो फ्रेंच लोगों का। तो बेल्जियम में तनाव का मुख्य केंद्र बिंदु कौन था, यही दो लोग, डच और फ्रेंच, ठीक है। क्यों? क्योंकि डच लोग जो है बहुसंख्यक में थे, परंतु डच लोगों की स्थिति अच्छी नहीं थी। वो लोग राजनीतिक रूप से भी कमजोर थे और आर्थिक रूप से भी कमजोर थे। लेकिन फ्रेंच लोग क्या थे, वो लोग अल्पसंख्यक थे, परंतु राजनीतिक रूप से भी वो लोग सक्षम थे और आर्थिक रूप से भी मजबूत थे, ठीक है। जिसको लेकर के जो है आपस में जो है टकराव होता है। डच लोग बोलता है कि हम लोग बहुसंख्यक होते हुए भी क्यों पिछड़े हैं, और फ्रेंच लोग अल्पसंख्यक होते हुए भी क्यों जो है वो काफी समृद्ध है। इसको लेकर के जो है आपस में विवाद होता है, ठीक है। जिसको लेकर के जो है बेल्जियम के सरकार जो है समझदारी से काम लेती है और इन चीजों को जो है निपटारा करती है। तो आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए बेल्जियम में तनाव किसके बीच होता है, डच और फ्रेंच के बीच जो है तनाव था। फ्रेंच भाषी समुदाय अल्पसंख्यक है परंतु अधिक समृद्ध और ताकतवर है। डच भाषी समुदाय बहुसंख्यक है परंतु फ्रेंच की तुलना में कम समृद्ध और ताकतवर है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? उसके बाद देखिए बेल्जियम जो देश है उसकी सरकार जो है कुछ समझदारी लेते हुए जो है इन विवादों का निपटारा करती है। उसको हम लोग देखेंगे। बेल्जियम की साझेदारी। अब देखिए जो भी क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक जो है क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक जो है विविधता थी, उसको जो है स्वीकार करना सरकार की प्रथम प्राथमिकता थी, ठीक है। उसके बाद देखिए कि 1970 से लेकर के 1993 के मध्य कुल जो समय है 23 वर्षों का समय था। इसके मध्य जो है संविधान में 4 बार जो है संशोधन किया जाता है ताकि किसी के साथ जो है भेदभाव ना हो, किसी समुदाय को बेगानापन का एहसास ना हो। इस लेकर के जो है सरकार जो है संविधान का 4 बार संशोधन करता है, ठीक है। तो क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक जो है विविधता को स्वीकार करना सरकार की प्रथम प्राथमिकता थी, ठीक है। उसके बाद 23 वर्षों में 1970 से लेकर के 93 के मध्य जो है 23 वर्ष का समय है। इन जो 23 वर्षों में संविधान में 4 बार संशोधन किया गया ताकि किसी के साथ भी भेदभाव ना हो, किसी समुदाय को बेगानापन का एहसास ना हो। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि बेल्जियम की सरकार ने कितने बार जो है संविधान का संशोधन किया और कब से कब तक। तो 1970 से 93 के मध्य जो है 4 बार संविधान का संशोधन किया है और 70 से 93 का मध्य कितना वर्ष का समय लगा है, तो 23 वर्षों में कुल 4 बार जो है संशोधन होता है, ठीक है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां तक
अब देखिए कुछ की पॉइंट के माध्यम से हम लोग इसको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए साझेदारी, तो किसकी साझेदारी, तो सरकार की साझेदारी, बेल्जियम की सरकार ने जो कुछ साझेदारी की। ठीक है, सरकार की क्या क्या साझेदारी थी जिसके लेकर के जो है विवादों का निपटारा किया गया। तो देखिए क्षेत्र विविधता को स्वीकार किया गया। ठीक है, मान लीजिए डच वाले जो समुदाय के लोग हैं और जो फ्रेंच है जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके बीच जो है कुछ सुधार किया गया। ठीक है, कुछ एरिया को जो है बांटा गया। ठीक है, उसके बाद देखिए संविधान में 4 बार संशोधन किया गया। सभी समुदाय को अपनापन का एहसास कराया गया। ठीक है, यही थी सरकार की समझदारी। लेकिन श्रीलंका की सरकार ने जो है इस तरह का कोई समझदारी नहीं दिखाई, बल्कि विवाद को और बढ़ा दिया, जो कि आज भी जो है विवाद कायम है श्रीलंका में सिंहली और तमिल के बीच में। तमिल कहाँ की है, तो तमिल भारत में तमिलनाडु राज्य की जो है एक भाषा है। ठीक है, तमिल भाषा तमिलनाडु में बोली जाती है। दक्षिण भारत का एक प्रांत है तमिलनाडु, उसमें जो है तमिल बोली जाती है, यानी कि चेन्नई में। चलिए बेल्जियम मॉडल की विशेषता, देखिए बेल्जियम मॉडल की क्या विशेषता है, तो बेल्जियम मॉडल की कुछ विशेषता है। तो देखिए इसमें जो है पहली विशेषता यह परिवर्तन किया गया। बेल्जियम मॉडल की क्या विशेषता है, तो पहली विशेषता या परिवर्तन, कुछ परिवर्तन किए गए। ठीक है, ताकि विवादों को निपटारा किया जा सके। तो क्या किया गया कि केंद्र सरकार, बेल्जियम मॉडल की क्या क्या विशेषता है, तो पहली विशेषता या परिवर्तन केंद्र सरकार, दूसरा है राज्य सरकार, तीसरा है ब्रुसेल्स में अलग सरकार का होना। ठीक है, तो देखिए पहली विशेषता या पहला परिवर्तन क्या किया गया, तो केंद्र सरकार। ठीक है, तो केंद्र सरकार में क्या किया गया कि डच एवं फ्रेंच मंत्रियों की संख्या समान होगी। ठीक है, इस तरह का प्रावधान जो है, इस तरह का जो है नीति को लागू किया गया कि प्रत्येक जो डच एवं फ्रेंच मंत्री होंगे उसकी संख्या समान होगी। मान लीजिए मंत्रियों की संख्या 60 है, तो 30 गो क्या होगा डच और 30 गो फ्रेंच होगा। ठीक है, तो इसकी संख्या क्या होगी, समान हो गई। तो इस तरह का जो है प्रावधान लाया गया, इस तरह का सोच विकसित किया गया। उसके बाद देखिए विशेष कानून बनाने में दोनों भाषाई संसदों के बहुमत से बनेगी, यानी कि कोई भी विशेष कानून बनेगा तो दोनों भाषाई संसदों का बहुमत होना अनिवार्य है। ठीक है, तो विशेष कानून में दोनों भाषाई संसदों के बहुमत से जो है बनेगी। कोई भी कानून बनेगा, कोई भी विशेष कानून बनाया जाएगा तो दोनों भाषाई संसदों के बहुमत से जो है ये कानून बनाया जाएगा। दोनों का सहमत होना अनिवार्य है, दोनों भाषाई या इनके डच और फ्रांस का फ्रेंच भाषा का। उसके बाद देखिए राज्य सरकार, दूसरी विशेषता या दूसरा परिवर्तन क्या था, राज्य सरकार। केंद्र की अनेक शक्तियां क्षेत्र सरकारों को दी गई। ठीक है, जितना भी केंद्र सरकार का इंपॉर्टेंट शक्तियां थे वो क्षेत्रीय राज्य सरकारों को दी गई। उसके बाद देखिए राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार के अंदर में रह करके जो है काम नहीं करेगी। राज्य सरकार पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेगा, उस पर किसी भी प्रकार से केंद्र सरकार का दबाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा विशेषता या तीसरा परिवर्तन क्या था, तो ब्रुसेल्स में अलग सरकार होगी। ब्रुसेल्स क्या है आपको पता है कि बेल्जियम की राजधानी को हम लोग ब्रुसेल्स कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रुसेल्स की राजधानी कौन है, तो बेल्जियम की राजधानी कौन है, ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी कौन है, ब्रुसेल्स, याद रखिएगा। तो राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनेगी। ठीक है, तीसरा जो विशेषता या तीसरा परिवर्तन क्या था, ब्रुसेल्स में अलग सरकार होगी। इसके तहत जो है राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार बनेगी। ठीक है, दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व समान होंगे। ठीक है, बराबर संख्या में जो है प्रतिनिधि होंगे दोनों समुदाय के। मान लीजिए कि मंत्रियों की संख्या 20 है, मान लीजिए मंत्रियों की संख्या 20 है तो 10 डच होंगे और 10 फ्रेंच होंगे। ठीक है, यही
बोलने का मेरा तात्पर्य था। समझ में आया? आशा करते दोस्तों कि आपको समझ में आया है। एक बार फिर से मैं बता देता हूं ये वाले चीज को। तो देखिए बेल्जियम मॉडल की विशेषता क्या है। तो पहली विशेषता या परिवर्तन क्या है, केंद्र सरकार। दूसरी विशेषता क्या है, राज्य सरकार। तीसरी विशेषता क्या है, ब्रुसेल्स में अलग सरकार होगी। ठीक है, यही तीन विशेषता या परिवर्तन बेल्जियम के मॉडल की विशेषता है। ठीक है, इसको आप लोग घर में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको समझ में आया है। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।